अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं उर्दू खबरें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर हैदर अली, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के शोबे में डिग्री मुकम्मल की है। और ना सिर्फ डिग्री मुकम्मल की है, बल्कि इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर स्पाइड्रोन नामी एक ऐसा हैरानकुन प्रोजेक्ट बनाया है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। इनसे हम सवाल करेंगे कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ़ में, रियल लाइफ़ में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? ठीक-ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारे लिए। नहीं भाई, ऑलवेज़ अवेलेबल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हैरत अंगेज़ इंजीनियरिंग आपने की है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसका नाम है, ये जो लफ्ज़ है मैकेट्रॉनिक्स, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ये मैकेनिकल की कोई ब्रांच है, तो इसके हवाले से कुछ बताइएगा मुझे। असल में हम लोग जो है बात करते हैं अगर मैकेट्रॉनिक्स की ना, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ील्ड्स जो पहले से हमारे पास हैं अवेलेबल वो कौन-सी हैं और ये कौन-सी हैं। बेसिकली जो मैकेट्रॉनिक्स है वो एक कंबाइंड फ़ील्ड है, 3 फ़ील्ड्स की, 4 फ़ील्ड्स की। बेसिकली 3 है, लेकिन ये है कि आप उसको 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, सबसे पहली जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है मैकेनिकल। जिस तरह आपने बोला, बिल्कुल ये मैकेनिकल की फ़ील्ड है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रॉपर जो है फ़ील्ड है। इलेक्ट्रिकल एक अलग फ़ील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग फ़ील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और कंप्यूटर साइंस, ये 4 फ़ील्ड्स जब आप मिलाते हैं, तब जाकर आपकी एक मैकेट्रॉनिक्स बनती है। तो ये बताइएगा कि ये जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जी। इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो पढ़ाए जाते हैं और आपको किस कोर्स में ऐसा लगा है कि ये कोर्स आप पे बोझ बन के उतरा है? अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये जो मैकेट्रॉनिक्स है ना, ये जिस सर्कल के अंदर आती है, वो सर्कल बेसिकली है ही ऑटोमेशन का। सही है? ऑटोमेशन जो है वो मेन फ़ील्ड है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। और आप अगर बात करते हैं इसके अंदर कि हम लोग सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हैं, तो हम लोग वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो ये चारों फ़ील्ड्स के अंदर लाई करते हैं। मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम के अलग सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस के अलग सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर पूछ लें आप तो सी प्लस प्लस सिखाई जाती है, जो कि अब बहुत ओल्ड हो गई है। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया, तो उसके अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द कोडिंग जो थी वो सारी पाइथन के ऊपर थी। ठीक है। सही है। कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, तो उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम के अपने सब्जेक्ट्स हैं। जो कोई भी ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, उसको चलाने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है, वो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल है, मैकेनिकल बेसिकली एक बॉडी होती है बाहर की। कोई भी आप जब चीज़ बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, एक रोबोट बना रहे हैं, रोबोट की जो बाहर वाली बॉडी है वो मैकेनिकल है। तो उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो हम लोग मैकेनिकल के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, तो जो उस रोबोट का सर्किट है, वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर आ जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस। सही है। और उसके अलावा उसके अंदर जो है एआई भी आ जाता है, क्योंकि वो कोडिंग के अंदर एआई आता है। और मशीन लर्निंग जो है वो ये कोडिंग के अंदर आते हैं, ये कंप्यूटर साइंस से आके कम्पीट करते हैं, उस फील्ड के अंदर आते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये बताइएगा कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसका रियल लाइफ़ में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में किस इंडस्ट्री के अंदर, किस कंपनी में स्कोप है? अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स का बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम है। अब आप बोलेंगे कि जस्ट बहुत ज़्यादा बोल दिया है, कोई उसकी एग्ज़ाम्पल भी दें। तो एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं ये देता हूँ कि आप शुगर मिल्स के अंदर चले जाएँ, सही है? शुगर मिल्स के अंदर जो आपका फिलिंग्स स्टेशन है और ये सारा जो है, वो सारा ऑटोमेटेड है। जो भी ऑटोमेटेड प्लांट है, वो सारे मैकाट्रॉनिक्स से लिंक्ड है, सही है? अब सिंगल एक फ़ील्ड ये मैकाट्रॉनिक्स नहीं है, रोबोटिक्स इसके अंदर जो है वो आ जाती है। रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स की मेन फील्ड आप ये समझ लें कि वो रोबोटिक्स है, ठीक है। सही है? तो मेन आप जो मैकेट्रॉनिक्स के अंदर चीज़ें बना रहे होते हैं, वो बेसिकली एक रोबोट ही होती है। ये फ़िल्टर प्लांट्स आप लगाए हुए होते हैं आप लोगों ने, ऑटोमैटिक बॉटल फिलिंग जो है ये हम लोगों ने खुद एज़ अ प्रोजेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है, ठीक। सही है? ऑटोमैटिक बॉटल फिलिंग का हम लोगों ने खुद एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये जो है ये भी ऑटोमेशन के अंदर आता है और ये भी मैकेट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर है। इसके अलावा आप बात करते हैं गाड़ियों के ऊपर, तो हम लोग जो छोटे-छोटे मॉड्यूल बना रहे होते हैं, उनके अंदर आ जाती है लाइन फॉलोअर रोबोट्स, आरसी कार्स, उसके बाद जेस्चर कार्स, ये सारा जो है ये भी ऑटोमेशन के अंदर आ रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप जाते हैं, तो कई ऐसे प्लांट हैं,
जो हज़ार्डस स्पेसेस के ऊपर बने हुए होते हैं। सही है, जहाँ पर इंसान को खतरा है, वो काम नहीं कर सकता, वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपके रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं जो चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, प्लेस का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी जगह पे ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जहाँ बिल्कुल इंसान का काम खत्म है। ये जितना काम है ये सारा मैकेट्रॉनिक्स का है। ठीक है, तो यानी ये जो मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ये मैकेनिकल फील्ड में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकता है और इसके अलावा जो आपने कंट्रोल सिस्टम बताया, अब जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका काम सिर्फ़ ये है कि उसने मैकेनिकल बॉडी डिज़ाइन करनी है या जो मशीनरी है, उस पे उसने काम करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है कि उसने जो इलेक्ट्रिकल का सारा काम है, वो देखना है। बिल्कुल, सिविल इंजीनियर का काम है कि उसने नक्शे वगैरह डिज़ाइन करने हैं। ऐसे ही है। तो इस लिहाज से जो मेगाट्रॉनिक्स की अगर आपने बात की है कि ये मल्टीपल फ़ील्ड्स के अंदर ये जो है मौजूद है, तो इस लिहाज से तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छी फ़ील्ड है और जिसने मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिर उसके पास मल्टीपल चांसेज़ हैं कि अगर उसने मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाना है, तो वहाँ भी उसको जॉब मिल सकती है। बिल्कुल। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल सिस्टम, हैदर अली साहब, इन तमाम सवालात में से एक सवाल इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अब जैसे बहुत सारे लोगों को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं इंजीनियरिंग की, तो हमें किस साइड साइड पे जाना चाहिए? इसमें अब बहुत सारे शोबे हैं और पाकिस्तान में क्या पता इतने हों भी नहीं और लोगों को पता भी ना हो। तो आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि मेगाट्रॉनिक्स अच्छी है, सिविल अच्छी है, सॉफ्टवेयर अच्छी है या कौन-सी इंजीनियरिंग है जिसका पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी एक अच्छा स्कोप माना जाता है और आप ये समझते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट होते जाएँ और अगर आपके पास स्किल है, तो आपको फ़ौरन से जॉब मिल जाएगी? अच्छा, मैं बात करता चलूँ फ़ील्ड्स के रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मैकेनिकल करेंगे तभी जाके आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आप इलेक्ट्रिकल करेंगे तभी जाके अच्छी मिलेगी या मैकाट्रॉनिक्स करेंगे तभी जाके अच्छी जॉब मिलेगी। सही है, मैटर ये करता है कि आप जो चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट कितना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो इंटरेस्ट होता है। सही है। उसके बाद आप उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनके ऊपर आपकी ग्रिप कितनी है। सही है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते चले मैकेनिकल इंजीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप काम करोगे, बेसिकली क्या है आपका मैकेनिकल डिज़ाइन ही है। बिल्कुल ऐसा। आप उसके ऊपर कितनी ग्रिप डालोगे। मैकेनिकल डिज़ाइन के ऊपर आपकी ग्रिप बिल्कुल हार्ड हो गई है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप जाओ वहाँ पे उनको बता दो जी मेरा ये स्किल है, मेरी इसके ऊपर इतनी ग्रिप है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है ये सारा। सही है। अब मैकेट्रॉनिक्स के अंदर अगर उसी को कंपेयर करते चले, मैकेट्रॉनिक्स के अंदर मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंट्रोल सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस है। आप किसी एक स्किल को भी अगर लेकर चलते हो तो आप उसी का कम्पीट कर सकते हो उसके साथ। सही है। लेट्स सपोज़ आप अब मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हो, आपको डिज़ाइन करना पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सही है? आप उसके सर्किट्स जो हैं, वो आप डिज़ाइन करते हो और आप उसके अंदर जाकर बोलते हो कि भाई मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करने के अंदर इतना एक्सपीरियंस और मुझे उसी के अंदर बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ मैं, सही है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो आया हुआ है, वो भी वहीं पे बैठा हुआ है, आप भी बैठे हो लेकिन आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज़ क्योंकि आपके पास 3 फर्दर फ़ील्ड्स जो हैं, उनका भी नॉलेज मौजूद है, सिर्फ़ एक वो नहीं है। इसलिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप जो है मल्टीपल फ़ील्ड्स के अंदर आएँ, सिर्फ़ एक मैकेट्रॉनिक्स की मल्टीपल फ़ील्ड नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स हो चुकी हैं और ये जो सिंगल-सिंगल फ़ील्ड है, अब ये सब फ़ील्ड्स के अंदर आ रही है, सही है? तो पेट्रोकेमिकल्स एक बहुत अच्छी और बहुत हाई क्वालिटी इसकी डिमांड है। आउट ऑफ द कंट्री देखें या फ़ॉरेन के अंदर जिस तरह आपका दिल है उसको सर्च करें या आप इन द कंट्री चेक करें, सही है? आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओजीडीसीएल, एटॉमिक, इसके अलावा पाकिस्तान की और कितनी कंपनीज़ हैं। लाहौर जो है वो इंडस्ट्रीज़ का शहर है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर आपको बेशुमार इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी जिनके अंदर इनका पूरा-पूरा काम है, सही है? आप हर फील्ड के अंदर जा काम कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के अंदर कहीं भी जा रहे हैं मोस्टली पहले 4 सेमेस्टर के अंदर आपकी जो होते हैं मेन कोर्सेज़ होते हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये इनका कम्युनिकेशन प्रिपरेशन स्किल, होली कुरान। आप फिर दूसरे होते हैं सब्जेक्ट्स जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो कम होते हैं। 4th के बाद फुल उन्हीं के ऊपर आपका होता है सही है, समझ गया। रुझान। कंपनी जो है वो इंजीनियर्स को क्यों नहीं रखती? इसमें फ़ॉल्ट इंजीनियर्स का है या पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इंडस्ट्री कम है, मुल्क का नुकसान है या मुल्क की वजह है? तो जो इंजीनियर्स हैं उनको कहीं पर शिफ्ट होना चाहिए, मौके वहाँ पे देखने चाहिए। क्या इस बारे में आप कहेंगे? अच्छा, हमारा आजकल जो मैं बात करूँगा इसको आप फील ना कीजिएगा। बात ये है कि हमारा यहाँ पर अभी थोड़ा-थोड़ा ना बच्चों का जो है मैं खुद बच्चा हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। तो हमारा जो है माइंडसेट जो है उसको थोड़ा ब्रेन वॉश किया जाता है। आपके अपने मुल्क के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। आप यहाँ से निकलोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, आप जाएँ
बाहर की कंट्री के अंदर मजीद पढ़ें, अपनी फील्ड को जो है उसको अच्छा करें और ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करें। उसके बाद आप देखिए अगर आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है तो आप वहाँ पे सर्व करके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसा। ना कि आप वहाँ पे इसलिए जाएँ कि यार मुझे वहाँ का पासपोर्ट चाहिए। सही है? सेकंड, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं तो आप यहाँ पर उसको अवेल करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है डे बाय डे कि यार बस यहाँ पे ना 12 करो भाग जाओ, 16 करो भाग जाओ। बीएस करना है यार, मैं तो मास्टर्स के लिए बाहर ही जा रहा हूँ। मुझे यार यहाँ पे कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं मिल रही, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही। सही है? आज भी अगर आप नस्ट के लिए जाके अपना टेस्ट देते हो ना तो बहुत कम बच्चे जाके सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि आपके पास मैट्रिक और एफएससी के अंदर मार्क्स तो ढेरों होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो टेस्ट है वो क्वालिफ़ाई करना आपके लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल है। तो इसके लिए जो है मेहनत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है कि अभी जैसे पाकिस्तान में, अभी जैसे आपने बात की है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए, तो यहाँ पे एक और बड़ा मसला है कि यहाँ पे कंपनीज़ जो है वो इतनी वैल्यू नहीं देती स्टूडेंट्स को। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो टॉप 10 पे होंगे, उनमें से भी वो देखेंगे कि नंबर 1 पे कौन है जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। अब जो नॉलेज वाला है, मुझे समझ नहीं आती कि नॉलेज वाला पाकिस्तान में क्यों रहेगा? उसके ज़हन में ये चीज़ पहले से डाल दी जाती है कि आपने अच्छा पढ़ना है और पढ़ के बाहर निकलना है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो तो पढ़ के बाहर निकल जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनके पास जो स्किल नहीं होती, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, वो इस मुल्क में रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जिनके पास स्किल है, वो अगर बाहर चले जाएँगे, तो हमारे पाकिस्तान में क्या बच जाएगा? वो स्टूडेंट्स रह जाएँगे जिनके पास ना नॉलेज है, जिनके पास ना स्किल है। तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी? पाकिस्तान की जो जॉब्स हैं, उनको कौन हैंडल करेगा? किस तरीके से वो हैंडल होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं ना इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा माइंड कॉन्सेप्ट समझ लें, ब्रेन वॉशिंग समझ लें, कुछ भी समझ लें, अभी थोड़ा चेंज होता जा रहा है। लोग जो हैं हमारी तमाम की तमाम पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्सेरा भी फ्री हमें एक्सेस देते हैं। हुँ। सही है? और वो एचईसी की तरफ से प्रोवाइडेड लॉगिन्स होते हैं और उसके ऊपर आप फ्री जाके अपना करके फ्री आपको सर्टिफ़िकेट्स मिल जाते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि वो गया, स्वाइप किया आगे, ठीक है। जीपीटी भी गया, जीपीटी से जाके जवाब लिए, पेस्ट किए, चलो जी हमें सर्टिफ़िकेट बिल्कुल मिला है। ऐसा ही है। अब ऐसी सर्टिफ़िकेट जब आप लेके आगे कंपनी के अंदर जाएँगे, लेट्स सपोज़ अभी बेशुमार मेरे फ्रेंड्स जो हैं, वो पाइथन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेशुमार अपने जो है सर्टिफ़िकेट्स लेके बैठे हुए हैं। अब जब आप इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी के आईटी हाउस के अंदर आप चले जाते हैं, लेट्स सपोज़ एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आईटी हाउस है, वो आपको लेट्स सपोज़ 6 फिगर्स आपको ऑफ़र कर रहा है। सही है? 1.5 लाख 2 लाख की आपको बेसिक सैलरी अगर वो देने के लिए तैयार है, तो वो जब देखेगा कि यार आपके पास साइबर की भी नॉलेज है, पाइथन की भी है, वो कहेगा चलो हो सकता है ये मेरे लिए हेल्पिंग हैंड हो। वो जब आपसे सवाल करे, आपको सवाल का जवाब नहीं आता, फिर ये चीज़ तो मैटर करेगी ना। बिल्कुल। ये चीज़ जो धोखाधड़ी है इससे हमें निकलना पड़ेगा। अगर हम धोखाधड़ी से निकलेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारे लिए जो है मौके बढ़ते जाएँगे। जब हम लोग इंटर्नशिप्स के ऊपर बात करते हैं ना, तो इंटर्नशिप्स बेसिकली हम जब भी किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा इंटरव्यू भी अच्छा खासा करके लिया जाता है। बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटर्नशिप के ऊपर जो है दे रहे हो पहला इंटरव्यू, सही है? नेक्स्ट आपके पास इंटरव्यू आ रही जॉब का। बिकॉज़ एक जो इंटर्नशिप है वो पीसी की तरफ से कंपल्सरी है आपकी डिग्री के अंदर, ठीक है। सही है? एक इंटर्नशिप आप करोगे, एक इंटर्नशिप के लिए अगर आपका वो इंटरव्यू नहीं लेगा, आपको किस तरह पता चलेगा कि मुझे आगे आने वाले इंटरव्यूज़ के अंदर किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सही है? जस्ट आप नॉलेज लेके कि यार ये कंट्रोल सिस्टम प्लांट इस तरह चल रहा है, इधर फ़िल्म जो है उसके किल्स KILN सही है? किल्स। किल्स जो है वो किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ के हैं या किसी और इंडस्ट्री के, ये किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ़ इस चीज़ को हम लोग देख के और एनालाइज़ करके हम लोग वापस आ जाएँ, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल हमारे लिए भी नॉलेज गेनिंग नहीं है और उन्हें तो फिर परवाह ही नहीं होगी कि ठीक है बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वी डोंट केयर। बिल्कुल। सही है? वो एक प्रॉपर आपसे जब इंटरव्यू ले रहे हैं, इट मीन्स कि उनको इंटरेस्ट है कि हम जो बच्चे उठाएँ, वो बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं। अगर हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इन बच्चों पे। मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एनआई में। जी, एनआई जो है वो H91 के अंदर है, नंबल यूनिवर्सिटी की बिल्कुल बैक साइड में। तो वहाँ पर मैंने अपनी इंटर्नशिप की है, 8 वीक्स की मैंने की थी, तो 2 मंथ्स। तो उसके अंदर जो है बेसिकली वो एक रिसर्च सेंटर है। मैंने काम किया था पीएलसीज़ के ऊपर। पीएलसीज़ जो है वो होते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक लॉजिक सर्किट कंट्रोल। कंट्रोलर्स।
सही है। कंट्रोलर्स जो होते हैं वो होते हैं, तो पीएलसीज़ जो है उनके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। अब मैंने वहाँ पर काम किया है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी गया हूँ, मेरा भी इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, मुझसे पहला उन्होंने सवाल ही पीएलसीज़ के रिलेटेड किया। उन्होंने कहा आप आ रहे ही पीएलसीज़ के अंदर हो, आपके पास नॉलेज क्या है? तो उस टाइम में मैं एकदम डल था, सही है। मैं इस तरह सर के सामने बैठा हुआ था कि सर पीएलसी, काम पीएलसी पे करना है लेकिन पता नहीं है पीएलसी है क्या, सही है। अच्छा, और उससे पहले हम लोगों ने एक इंडस्ट्री विजिट के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हुआ था कि पीएलसीज़ के थ्रू पूरा पूरा प्लांट जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो उस हिसाब से ना मुझे सिर्फ वही कुछ नॉलेज था। मुझसे उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह पूछा किस टाइप की होती हैं, उसके अंदर जो सोलेनोइड वाल्व्स लगे होते हैं, ये वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने वो सब बताया, लेकिन ये नहीं पता था पीएलसी में असल में काम जो हो रहा है वो पता था, ये नहीं पता था होता पीएलसी क्या है। होती क्या है? सवाल जो है वो थोड़े मुश्किल-मुश्किल आए, थोड़ा हमारे लिए टफ टाइम होगा। कल को तभी हम टफ टाइम के लिए दोबारा से रेडी होंगे। अगर आज ही हमें वो बिल्कुल एक प्लेट के अंदर रख के दे देंगे हर एक चीज़, तो कल को हम किस तरह तैयार होंगे बिल्कुल ऐसा है। मुश्किल टाइम के लिए। ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। ये बिल्कुल आपने एक अच्छा जवाब दिया मेरे सवाल का, तो इंशाल्लाह इस पे हम आपसे बाकायदा एक अलग सेशन रखेंगे, क्योंकि आपने इंटर्नशिप्स भी की हैं और जॉब्स के भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू का भी काफ़ी नॉलेज होगा। ये इंशाल्लाह हम आपसे एक पूरा रखेंगे प्रॉपर सेशन, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो देखने वाले हैं, हमको इस चीज़ का आइडिया हो सके कि प्रोफ़ेशनल इदारे में अगर जॉब लेने के लिए जाना है, तो आपको किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। तो इससे हट के अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपने ज़िक्र किया था एक एफवाईपी के बारे में। पहले तो ये बताएँ कि एफवाईपी क्या होता है? उसके बाद जो आपने एफवाईपी में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसे स्पाइडरॉन गालबन आपने कहा था। जी। इसके बारे में मुझे बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं एफवाईपी। एफवाईपी होता है फाइनल ईयर, बेसिकली एफवाईडीपी होता है, फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। हम लोग उसको एफवाईपी कहते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया क्या नहीं। बेसिकली ये चीज़ है एफवाईपी, फाइनल ईयर डिज़ाइन डिज़ाइन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। सही है। एफवाईपी बेसिकली ये होता है कि 4 साल मैंने इंजीनियरिंग किया, 4 साल का निचोड़ जो है ना वो एक प्रोजेक्ट के अंदर अब मैंने डालना है। समझ सही है। अब मुझे सोच समझ के बनाना है कोई ऐसी चीज़ जो पूरी की पूरी मैकाट्रॉनिक्स को लाइक कर रही हो। सही है। उसको मैकेनिकली भी टच कर रही हो, उसको कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से भी टच कर रही हो, उसके अंदर कोडिंग भी होनी चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी होने चाहिए। ये सारा कुछ टच करना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था स्पाइड्रॉन। स्पाइड्रॉन बेसिकली एक मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड यूएवी है। यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब है ड्रोन। सही है। हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया था जिसके अंदर हाइब्रिड कैपेबिलिटीज थी। एक कैपेबिलिटी उसकी जो थी वो फ्लाई की थी, जो एवरी ड्रोन के अंदर, हर ड्रोन के अंदर होती है, एक नॉर्मल ड्रोन के अंदर। सेकंड कैपेबिलिटी जो उसकी थी वो वॉकिंग थी। सही है। ज़बरदस्त। वो अनइवन सर्फेसेस के ऊपर वॉक कर सकता था, वो स्मूथ सर्फेसेस के ऊपर वॉक कर सकता था। मतलब उसके 2 काम थे, वो चलता भी था और उड़ता भी था। सही है। ये हमारा स्पाइड्रॉन था। ये हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री बेस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं था, रिसर्च प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने एक आइडिया अपनी यूनिवर्सिटी को दिया, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अभी तक दुनिया के अंदर तो होंगे। सही है। बिकॉज़ हम लोगों ने जब इसके ऊपर रिसर्च की है, इसके रिलेटेड हम लोगों ने रिसर्च पेपर्स ढूँढे हैं, तो हमें रिसर्च पेपर्स जो है या लैब रिपोर्ट्स के मिले हैं, तो या फिर ड्रोन्स के मिले हैं। सही है। एक प्रॉपर ये जो हाइब्रिड वेरिएंट था ना, वो नहीं मिले। ठीक है। अब हो सकता है लोगों ने हमारे से पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया हुआ होगा, लेकिन हमें इसके रिलेटेड जो है वो 2 से 3 सिर्फ रिसर्च पेपर्स भाई मिले थे। सही है। हम आपको पहले ही बता दें। ये लेकिन ये है कि हम बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे कि हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट बनाया या पाकिस्तान के अंदर पहला प्रोजेक्ट बनाया, कतई नहीं। हम इस चीज़ को क्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज पाकिस्तान के अंदर इट मे बी द फर्स्ट वन। सही है। जो कि ड्रोन उड़ता भी था और चलता भी था। अच्छा, एफवाईपी का ये सिस्टम होता है कि आप एफवाईपी जो है अगर किसी कंपनी के साथ आप बनवा रहे हैं, तो वो कंपनी का आपने हैंड ओवर करके वहाँ से आपने एक तरह का सर्टिफिकेट लेना होता है कि मैंने इनके साथ कोलैबोरेट करके ये एफवाईपी बनाया है। अगर आप डायरेक्ट खुद बना रहे हैं तो वो आप यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर करते हैं। तो इस टाइम भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। अगर हमारे जूनियर्स ने उसको डिसमेंटल ना कर दिया हो, तो वो वहाँ पर मौजूद है। बिकॉज़ आगे से जो बंदा आ रहा होता है ना, उसके पास ऑप्शन होता है। वो चाहे तो उसी एफवाईपी को मज़ीद उसके अंदर चेंजिंग्स करके उसको मज़ीद जो है ऑथेंटिक बना सकता है, उसको मज़ीद पॉपुलर और ओके कर सकता है। सही है। अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर दूसरी बात की जाए तो हम लोगों ने उसके अंदर प्रॉपर अपनी एक तरह का पूरी मेहनत की है। सिंगल मेरी मेहनत नहीं है भाई। सही है। हम लोग 3 ग्रुपमेट्स थे। मैं, हैदर अली, खिज़र हयात मलिक एंड मोहम्मद उस्मान कुल।
हम तीनों ने प्रॉपर काम किया है। आधे साल के अंदर मतलब 1 सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने पूरा काम तकरीबन कंप्लीट कर दिया था, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। सर ये बताइएगा कि ड्रोन आपने बताया, ड्रोन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि 2-3 लाख रुपए ज़हन में आते हैं। तो खर्चा आपका कितना हुआ है? और आपने स्पेशली एक अलग चीज़ बनाई है, सिर्फ़ ड्रोन नहीं है, आपने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। आज से पहले मार्केट में ऐसे ड्रोन थे जो सिर्फ़ उड़ते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपका खर्चा जो है वो आम ड्रोन के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा। तो क्या-क्या इसमें नहीं, अगर आप बात करते हैं ना खर्चे की, तो खर्चा हमारा जो है वो एक ये समझ लें कि DJI का मिनी 3 आता है ना, उसके खर्चे से थोड़ा ही है। वो आई थिंक सो आता है 3-1 लाख का या 2.5 लाख का, इसी तरह ही है। तो उससे कम है। उससे कम किस तरह है कि अगर हम लोग सिर्फ़ किट्स लेते ना, किट्स होती हैं ड्रोन की, हुँ, सिर्फ़ वो किट्स लेके उनके अंदर आगे से थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उनको चलाते, ये वो करते, तो वो तो हमारा बिल्कुल ही कम हो जाता। वो 40-45 हज़ार के अंदर वो वाला ड्रोन तैयार हो जाता है आपका। हम लोगों ने बेसिकली 3D प्रिंट की है उसकी पूरी बॉडी। जो मैकेनिकल उसका सारा हमने बॉडी हम आपको बता रहे हैं, वो हमने कैड डिज़ाइन उसका पहले बिल्ड किया, कैड डिज़ाइन बनाने के बाद हमने उसको 3D प्रिंट किया और 3D प्रिंट करके उसके अंदर फिर हमने मशीनरी सारी उसकी एडजस्ट की है। सही है? एक प्रॉपर डिज़ाइन दिया हम लोगों ने बना के, कि ये इस तरह का स्पाइडर टाइप हमारा डिज़ाइन है जिसके अंदर 4 टाँगों वाले हैं वो। सही है? 4 टाँगे हैं उसके 4 पैर हैं। चारों 3D प्रिंटर आप बोल रहे हैं, ये आपने इस्लामाबाद से, लाहौर से करवाया है या यूनिवर्सिटी में ये मौजूद है? नहीं, ये हम लोगों ने आपको बताया ना कि हमने रिसर्च किया है पूरी। सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मॉडल बनाया तो वो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया था। लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स हमारी इस तरह की थी और क्लासेस की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता था। दूसरा यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें हैं वो अगर कल को ख़राब हो जाती हैं तो ये गवर्नमेंट के इदारे इधर वापस चीज़ों को आते-आते टाइम बहुत लगता बिल्कुल है। है। सही है? तो हमारा जो है वो फर्स्ट मॉडल तो हमने यूनिवर्सिटी में तैयार किया, लेकिन सेकंड मॉडल के अंदर हम लोगों ने स्पेशली परचेज़ करके 3D प्रिंटर और उसके ऊपर वो हमने पूरे परचेज़ किया मॉडल था आपने, जी, ज़बरदस्त। वो हमें पड़ा है 164K का। 164 के। वो अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हम वो DJI मिनी 3 से बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो ना ऐड करें तकरीबन हमारा 2,05,000 2,10,000 तक खर्चा हुआ है। सिर्फ़ 2,10,000। जी, सिर्फ़ सिर्फ 2,10,000 तक। एज़ अ स्टूडेंट 2,10,000 रुपए लगाना मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी बात है। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया और मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। ये बताइए कि 2,10,000 आपने अरेंज कहाँ से किए? मुझे पता है कि आपने एक टीम वाइज़ काम किया, लेकिन 2,10,000 को अगर 3 पे तक़सीम करें फिर भी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो कोई पार्ट टाइम जॉब आपने की है, कोई सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं, तो क्या तरीक़ाकार रहा है? आपने एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कहाँ से निकाली? सर अगर देखा जाए ना, पहली चीज़ तो ये है कि हाँ जी, मैं करता हूँ लिटिल बिट सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ इसकी मतलब यूट्यूब चैनल्स और टिकटॉक, ये मतलब सोशल मीडिया का मैं काम करता हूँ। और मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि मैंने ये जो पैसे लगाए हैं, वो सारे मैंने वहीं से कमाए हुए हैं। कतई ये नहीं है कि मैं कोई घर वालों से उठा के तो देता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद कमाए हैं और वही लगाए हैं, तभी मुझे वो बोझ नहीं लगा। अगर मैं घर वालों से लेता, बार-बार उनको तंग करता तो शायद इट वुड बी अ लिटिल बिट एम्बैरेसमेंट फॉर मी। बिल्कुल। सही है? लेकिन ये है कि मैंने खुद कमाया, अगर वो ज़ाया भी हो जाता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने खुद कमाया, कल को मैं फिर कमा सकता हूँ। तो हाँ जी, मैं काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करता हूँ। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन सारों को मोनेटाइज़्ड जो पेजेज़, चैनल्स, ये सब कुछ होती हैं, आईडीज़ होती हैं, ये सारी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं खुद भी इन्हीं के ऊपर काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाती है, जिसके अंदर मैं भी खुश हूँ। हल्का-फुल्का मैं घर के खर्चे भी उठा लेता हूँ। खर्चे इस तरह उठा लेता हूँ कि कोई चीज़ बोली, वो खुद उठा के ले आया जाके। नहीं तो वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है अच्छे से घर को मेंटेन करके चला रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खुद को इतना स्टेबल कर रहा हूँ कि मैं उनको बोल दूँ कि हाँ जी, अब आपको ज़रूरत नहीं है रुपया पैसा लगाने की, अब मैं इस काबिल हूँ। अगर आप फ़ील्ड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी चूँकि इतना मैं कमा रहा हूँ कि मैं अगर फ़ील्ड के अंदर जाता हूँ, वहाँ से मुझे जो मिल रहे हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे काम करके, वो कम होगा मेरे लिए, जो मैं ऑनलाइन पार्ट टाइम बैठ के घर में कमा रहा हूँ। लेकिन ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूरी है, स्किल मस्ट है। वो स्किल जो है वो मेरी फ़ील्ड से हटकर है। अगर वो मेरे पास आ जाए, कल को नहीं होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये मेरी फ़ील्ड के मुताबिक है। कहीं पे भी जाऊँगा सीवी दूँगा, वो कहेगा फील्ड का काम क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल अवेलेबल है और मैंने सिखाया बहुत से लड़कों को है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छा अर्न कर रहे हैं, अपना-अपना जो है वो सारा काम करके। तो ये है कि सिखाता भी हूँ, लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा चेंज कर दिए। हाँ, अगर किसी ने आपको
तवज्जुह से सीखना हुआ तो सिखा दें, कोई मसला अरे जी माशाल्लाह एक और बिज़नेस निकल आया है। तो ये जो आज हमने आपसे किया इंटरव्यू, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल ऐसे निकल आए हैं जो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपसे पूछेंगे। और इसके अलावा हमारे ऑडियंस का भी अगर कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह वो भी कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और वो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। इनकी गारंटी मैं देता हूँ, काफ़ी ट्रस्टेबल हैं और इनसे अगर आप कोई सोशल मीडिया की सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इस इंटरव्यू के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।